नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम एक नए विषय का अध्ययन शुरू करते हैं। वो कुटुंब संबंधी जानकारी। कुटुंब कौन होते हैं? जो हमारे निकट संबंधी माता पिता, भाई बहन, सखा मित्र या अन्य सगे संबंधी जो होते हैं, इस विषय में उनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। कैसे बाल्यकाल में जब तक का माता पिता के द्वारा या अन्य कुटुंबियों के द्वारा लालन पालन होता है, माता पिता का कितना सुख प्राप्त होता है जब तक को, भाई बहनों की संख्या, भाई की उन्नति इत्यादि, इन सब विषयों की जानकारी हम इस विषय में प्राप्त करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। माता से संबंधित मातृ विचार कैसे करेंगे कुंडली के द्वारा। माता का विचार कुंडली में चतुर्थ स्थान से, चतुर्थ स्थान के स्वामी से और चंद्रमा से किया जाता है। यदि जातक का जन्म दिन के समय का हो तो शुक्र से, तथा रात्रि के समय का हो तो चंद्रमा से भी माता का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और चंद्रमा, यह तीन मुख्यतः मातृकारक हैं। इनसे माता का विचार किया जाता है। लेकिन हम शुक्र से भी माता का विचार करते हैं यदि जातक का जन्म दिन के समय का हो तब, और रात्रि के समय में मुख्यतः चंद्रमा के द्वारा जातक की माता का विचार किया जाता है। यदि चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह हो, चतुर्थाधिपति उच्च राशिगत हो और मातृकारक ग्रह बलवान हो तो जातक की माता दीर्घायु होती है। चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठा हो और चतुर्थाधिपति, चतुर्थ भाव का स्वामी अपने उच्च राशि में स्थित हो और मातृकारक ग्रह, मातृकारक ग्रह कौन है? चंद्रमा और शुक्र, मुख्यतः चंद्रमा। और यदि दिन का जन्म हो तो शुक्र भी मानते हैं। तो मातृकारक ग्रह बलवान स्थिति में हो, हम दोनों की स्थिति देख लेंगे, तो ऐसी स्थिति में जातक की माता दीर्घायु होती है। अगला सूत्र है, यदि चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह हो अथवा मातृकारक ग्रह शुभ ग्रह के साथ हो और चतुर्थाधिपति बली हो तो जातक की माता दीर्घायु होती है। चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठा हो पहली बात, या मातृकारक ग्रह चंद्रमा अथवा शुक्र शुभ ग्रह के साथ बैठा हो और चतुर्थाधिपति बली हो, चतुर्थ भाव का स्वामी कुंडली में बलवान स्थिति में हो तो जातक की माता दीर्घायु होती है। यदि चंद्रमा अथवा शुक्र अच्छे नवांश में हो, अर्थात शुभ ग्रह के नवांश में हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, अथवा केंद्रगत हो, चंद्रमा या शुक्र या तो अच्छे नवांश में हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, पहला सूत्र है इसमें। दूसरा है कि या तो चंद्रमा और शुक्र केंद्रगत हो और चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह हो अथवा शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो माता दीर्घायु होती है। इसमें दो सूत्र कहे गए हैं, चंद्रमा अथवा शुक्र अच्छे नवांश में हो और अथवा और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो। दूसरा सूत्र क्या है कि यदि चंद्रमा अथवा शुक्र केंद्रगत हो, केंद्र में स्थित हो और चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह कोई बैठा हो या चतुर्थ स्थान पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की माता दीर्घायु होती है। अगला सूत्र है, यदि शुक्र बलवान हो या चंद्रमा अपने अथवा उच्च के अथवा अधिमित्र के नवांश में हो और केंद्र में हो और मातृगृह चतुर्थ भाव बलाढ्य हो तो जातक की माता दीर्घजीवी होती है। क्या कहा जा रहा है कि शुक्र बलवान स्थिति में हो कुंडली में और या चंद्रमा अपने अथवा अपने उच्च के अथवा अधिमित्र के नवांश में हो, या तो चंद्रमा कर्क राशि के नवांश में हो या वृष राशि के नवांश में हो अपने उच्च के नवांश में, या कुंडली में जो उसका अधिमित्र हो उसके नवांश में चंद्रमा हो
और केंद्र में बैठा हो, तथा मातृगृह चतुर्थ भाव, मातृकारक भाव चतुर्थ भाव बलवान स्थिति में हो, बलाढ्य हो, तो जातक की माता दीर्घजीवी होती है। अब शुक्र और चंद्रमा दोनों चूंकि स्त्री ग्रह हैं और दोनों हम पहले जान चुके हैं कि दोनों से माता का विचार किया जाता है, इसलिए इस सूत्र में दोनों की स्थिति का वर्णन किया गया है। और मातृगृह के बलवान होने का मतलब है हम किसी भाव का भी विचार करते हैं, ये हम पहले से जानते हैं कि भाव, भावेश और उस भाव का कारक ग्रह, इन तीनों का बलवान होना बहुत जरूरी है। किसी भाव में या उसके जो कारक हैं, जिस चीज का कारक हो उससे संबंधित तत्संबंधित सुख प्राप्त करने के लिए इनको अच्छी स्थिति में होना अति आवश्यक है। अगला सूत्र है, यदि चंद्रमा दो पाप ग्रहों के मध्य हो। दो पाप ग्रहों के मध्य होने का मतलब क्या होता है? जैसे जनरली आदमी क्या जानता है कि चंद्रमा चाहे कोई ग्रह जहां बैठा हो उसके एक भाव पहले और एक भाव बाद में पापग्रह बैठा हो तो उसको हम पापग्रह के मध्य कहेंगे, या शुभ ग्रह बैठा हो तो शुभ ग्रह के मध्य कहेंगे। लेकिन मुख्यतः हमको विचार अंशों के द्वारा करना चाहिए कि मान लीजिए चंद्रमा जितने अंश पर बैठा हो उससे 30 डिग्री पहले और 30 डिग्री बाद में 30 अंश के अंदर ही पापग्रह बैठे हो दोनों साइड, तो उसको हम पापग्रह के मध्य कहेंगे, या शुभ ग्रह बैठे हो तो शुभ ग्रह के मध्य कहेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि यदि चंद्रमा दो पापग्रहों के मध्य हो और उसके साथ पापग्रह बैठा भी हो चंद्रमा के साथ, तो जातक की माता दीर्घजीवी नहीं होती है और प्रायः शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होती है। यदि शनि पापग्रह की राशि में हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक की माता की मृत्यु शीघ्र ही होती है। यदि शनि के साथ पापग्रह बैठा हो कुंडली में तो जातक की माता की मृत्यु शीघ्र होती है, परंतु यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो कुछ दिनों तक जातक की माता की रक्षा हो जाती है। यदि अमावस्या का चंद्रमा हो और वह चंद्रमा नीचस्थ हो अथवा नीच नवांश में हो तो जातक की माता की मृत्यु शीघ्र होती है। अमावस्या का चंद्रमा हो, अमावस्या का चंद्रमा में भी हम देखेंगे, जैसे कुंडली में देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ है तो उसको हम अमावस्या का चंद्रमा मानते हैं, परंतु उसमें अंशात्मक दूरी हमको देखनी पड़ेगी। अगर सूर्य से चंद्रमा 10 डिग्री के भीतर है तो हम उसको अमावस्या का चंद्रमा कहते हैं, क्योंकि 12 डिग्री से दूर जाने पर तिथि परिवर्तित हो जाता है तो उसको अमावस्या का चंद्रमा हम नहीं कह पाएंगे। इसलिए 10 डिग्री तक के अंदर के चंद्रमा को हम अमावस्या का चंद्रमा बोलते हैं। तो इसमें सूत्र में कहा जा रहा है कि यदि अमावस्या का चंद्रमा हो और वह चंद्रमा नीचस्थ हो, अर्थात वृश्चिक राशि में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हों, चंद्रमा सूर्य से 10 डिग्री के भीतर हो, या नीच नवांश में हो, चंद्रमा अपने वृश्चिक राशि के नवांश में हो, तो ऐसे जातक की माता की मृत्यु शीघ्र ही होती है। अगले वीडियो में हम बाल्यकाल में जातक की माता की मृत्यु होने से संबंधित जो ज्योतिषीय सूत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।